मेरी उम्र 18 वर्ष थी। मैंने अभी अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखे थे। अपनी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे एक दिन अपने मामा मामी के यहाँ रहने जाना पड़ा। मेरी मामी मुझे देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त होता, मेरी मामी मुझे ऊपर बने एक कमरे में छुपा देती और मुझे मामा के सामने आने नहीं देती। एक दिन जब मुझे प्यास लगी तो मैं पानी पीने स्टोर रूम से बाहर आ गई। तभी मुझे मामी के कमरे से उनके चीखने की आवाज़ आई। मैं हैरत से मामी के कमरे में गई तो मैंने वहाँ जो देखा उसे देखकर मेरी जान निकल गई। मेरा नाम प्रियंका है। मैं और मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है। मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे दो छोटे भाई भी थे। एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरा गांव बहुत ही प्यारा था। मैंने अपना पूरा बचपन इन्हीं गलियों में खेल कर गुजारा था और मैं इसी गांव में जवान हुई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यह अपना प्यारा सा गांव छोड़कर कहीं दूर जाना पड़ेगा। जब मुझे अपना गांव छोड़कर अपने मामा के घर जाना पड़ा तो वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे दुख देने वाला दिन था। लेकिन ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई इंसान को कहां से कहां ले जाती है, ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। अपना बचपन मैंने अपने माँ बाप के प्यार भरे आंचल से गुजारा था। हम ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। घर बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन अपना था। हमारे ताया के फैमिली में भी 5 लोग थे और हम भी 5 लोग ही थे। मेरे एक चाचा थे जो अभी पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई के सिलसिले में ज़्यादा हॉस्टल में ही रहा करते। हम बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, घर हमारे लिए छोटा होता जा रहा था। हमारी दादी और बुआ एक ही कमरे में रहा करती थी। कम उम्र में ही दादी ने बुआ की शादी करवा दी थी। 2 साल बाद किसी वजह से बुआ तलाक लेकर हमारे घर की दहलीज पर वापस आ गई। मुझे आज तक यह समझ नहीं आया कि मेरी बुआ तो बहुत अच्छी थी। उन्होंने आज तक कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। फिर उन्हें कोई कैसे छोड़ सकता है। फिर बात इतनी कैसे बढ़ गई कि बुआ की तलाक हो गई। लेकिन मुझे इतना पता था कि मेरी बुआ के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी की। मेरी दादी, जो बिरादरी में विश्वास रखने वाली थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए दादी ने बुआ को एक बंधन में बांध दिया। हमारी जिंदगी बहुत सच्चाई से भरी पड़ी थी और उन दोनों की आपस में कभी नहीं बनी थी। भाग्यशाली उन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई। ना चाहते हुए भी उन्हें देवरानी जेठानी एक ही घर में साथ रहना पड़ा। दादी ने हमें बताया कि जिस दिन तुम्हारी माँ दुल्हन बनकर इस घर में आई, उस दिन से तुम्हारी माँ और ताई के बीच में जो 36 का आंकड़ा बना, वह आज तक खत्म ना हुआ। मैंने अपने बचपन से ही अपनी माँ और ताई को आपस में जलन और बराबरी करते हुए देखा था। मैं नहीं जानती थी कि वह दोनों ऐसा क्यों करती हैं, मगर जो भी था, हम बच्चों के बीच इस लड़ाई झगड़े का आज दूर दूर तक ना देखे थे। हमारी माएँ जितना भी झगड़ा लो, जिद्दी थी। हम सब बच्चे आपस में इतना ही प्यार मोहब्बत से रहते थे। मेरी ताई की बेटी शारिका मुश्किल से मुझे 2 बरस बड़ी होगी। उसकी भी 2 भाई थे और एक उससे बड़ा और एक छोटा। रेखा का बड़ा भाई राहुल कॉलेज में पढ़ता था। वह पढ़ाई में बहुत तेज और होशियार था और मेरा और शारिका का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। हम दोनों ही बहुत निकम्मी थी। हम दोनों की ही माएँ हमें इस निकम्मेपन और पढ़ाई से जी चुराने पर हर वक्त बातें सुनाया करती। हमारा घर तो लोगों के हिसाब से बहुत छोटा था, लेकिन हमारे घर के पिछले भाग में एक बहुत प्यारा बगीचा था। यह बगीचा हमारी दादी की मेहनत और लगन का ही नतीजा था। मैं और मेरी ताया की बेटी शारिका, हम दोनों ही आम के पेड़ से तोड़कर कच्चे आम खाते थे। जब बाद में दादी को इस बात का पता चलता तो वह हमें अपनी लाठी से बहुत डराती थी। अपनी माँ की डांट से बचने के लिए यह बगीचा हमारे लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, क्योंकि दादी अपने बगीचे में किसी को पाँव भी रखने नहीं देती थी। यह अलग बात है कि मैं और शारिका अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा इसी बगीचे में गुजारते थे। मैं इस वक्त 10वीं क्लास में थी। इस वक्त हमारे बोर्ड के पेपर होने वाले थे, इसलिए राहुल हम दोनों को ही अपने पास बिठाकर जबरदस्ती पढ़ाता था। राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था और घरेलू सियासत से दूर ही रहता। जब उसने सारिका के साथ मुझे पढ़ाने की बात की तो पहले पहले माँ और ताई के बीच इस बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। पर जब दादी ने अपनी गद्दार आवाज़ में कहा कि प्रियंका और सारिका दोनों ही राहुल पर पढ़ाएगा
और माँ और ताई बिल्कुल चुप हो गई, क्योंकि घर में दादी का बहुत रोब था और माँ और ताई दोनों ही दादी से बहुत डरती थी। यही वजह थी कि माँ और ताई दोनों अभी तक दिल पर पत्थर रखकर एक साथ एक ही घर में रह रही थी, क्योंकि मेरे ताया और पापा कभी भी अपनी बीवियों की बात नहीं मानते थे। वह हमेशा दादी की ही बात मानते थे। यही वजह थी कि मेरी अम्मा और ताई हमेशा एक दूसरे पर गुस्सा निकालती थी। बस समय निकलता गया और जैसे तैसे करके मैंने और सारिका ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और इसी बीच हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में दाखिला लेने के कुछ ही समय बाद मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम अनिल था। उन्हें दिनों मेरे दिल में एक अलग तरीके से धड़कना शुरू किया और मैं पूरी तरह उस लड़के की तरफ आकर्षित हो गई। उस लड़के के सपने देखा करती थी, लेकिन वह लड़का मुझे सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त मानता था। उन्हीं दिनों एक अजीब किस्सा हुआ। मेरे चाचा ने घर में किसी को बिना बताए शादी कर ली। इस बात का घर में सबको तब पता चला जब वे अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर घर आए। दादी ने चाचा को पहले तो बहुत बातें सुनाई। बाद में चाचा से पूछा कि तू इसे रखेगा कहाँ? इस घर में तो जगह ही नहीं है। चाचा ने कहा कि यहीं रखूंगा। इस बात पर दादी ने उन्हें घूर कर देखा तो चाचा ने कहा कि अभी तो शहर में रख लूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद मैं इसे यहीं लेकर आ जाऊँगा। एक दिन रुक कर चाचा चाची को लेकर शहर चले गए। अब परेशानी यह थी कि जब चाचा चाची को बाद में लेकर हमेशा के लिए यहीं रहने आएंगे तो वह कहाँ रहेंगे, क्योंकि घर में उनके रहने के लिए जगह नहीं थी। इस बात का हल मेरी माँ ने कुछ इस तरह निकाला कि पेपर ख़त्म होने के बाद जब मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी तो वह मुझे कुछ दिनों के लिए मामा के घर रहने के लिए भेज देंगी और फिर बाद में देखी जाएगी। पेपर जब करीब आए तो राहुल ने मुझे और सारिका को पढ़ाना शुरू किया। जैसे तैसे पढ़ाई करके मैंने और सारिका ने अपने पेपर दिए। पेपर ख़त्म हो गए थे कि चाचा वापस आ गए और मुझे अपने मामा के घर जाना पड़ा। मामा के घर जाने से पहले कॉलेज अनिल से मिलने गई, लेकिन मैंने देखा कि उस लड़के के दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरे लिए उससे दूर रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। पर मुझे एहसास हुआ कि मेरा प्यार एक तरफा है और तभी मैंने मामा के घर जाने का इरादा पक्का कर लिया। पर तब भी मेरे दिल में बहुत उदासी थी और दूसरी तरफ इस बात की खुशी भी थी, क्योंकि मैं पहली बार मामा के घर जा रही थी। मेरे पापा और छोटा भाई मुझे मेरे मामा के घर छोड़ने गए। स्टेशन पर मेरे मामा और मामी मुझे लेने आए थे। उस दिन दूसरी बार मैंने अपनी मामी को देखा। उससे पहले एक बार बस मैंने उन्हें अपनी बुआ की शादी में देखा था। तब भी मामा और मामी एक रात रुक कर वापस चले गए थे, क्योंकि मामा जब भी हमसे मिलने घर आते तो अकेले ही आते थे। वह मामी को अपने साथ नहीं लेकर आते थे। मुझे अपने मामा बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान थे। उनकी आदत बहुत ही अच्छी थी। वह किसी को भी बहुत ही आसानी से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते थे। मामा मुझे और पापा को अपने साथ लेकर घर गए। दोपहर का खाना हम सब ने साथ मिलकर खाया। मामी मुझसे बहुत प्यार और अच्छे तरीके से मिली। वह मुझसे बहुत अच्छे से बात करती थी। मेरी माँ और ताई के बिल्कुल उलट थी। वह बहुत ही मेहरबान और अच्छी औरत थी। कभी कभी तो उनमें मुझे अपनी बुआ की छाया दिखाई देती थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। मैं बहुत लापरवाह और निकम्मी थी, लेकिन इसके बावजूद मेरी मामी मुझे कभी नहीं डांटती थी, बल्कि प्यार से मुझे समझा देती थी। सारिका मुझे रोज़ ही फ़ोन करती, क्योंकि वह मुझे बहुत याद करती थी। खैर तो मुझे भी उसकी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं जानती थी उसे माँ और ताई की जंग के मैदान में अकेला छोड़कर आई हूँ। इसी वजह से वह मुझसे कॉल पर बहुत गुस्सा होती है और मुझे बहुत बातें सुनाती है। मैं सारिका को तसल्ली देती कि मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, तुम चिंता ना करो। अपने मामा के यहाँ बस कुछ ही दिनों के लिए आई हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था। मैं घर से वापस आते समय अपना दिल वहीं किसी के कदमों में छोड़ आई थी, यह जाने बिना ही जिसके लिए मैं अपना दिल छोड़ कर गई हूँ वह मेरे लिए कुछ जज्बात रखता भी है या नहीं। मैं बस अनजान राहों मुसाफिर बन गई। उसके बारे में सोचकर दिल में हल्की सी गुदगुदी होती। मेरी मामी की कोई औलाद नहीं थी, वह तन्हाई में अपना वक्त गुजार रही थी, इसलिए मेरे घर आने से मामी बहुत खुश हो गई। यह बात सही थी कि दूसरा इंसान का दिल बहल जाता है।
मामा बस अपने कामों में ही व्यस्त रहते और वह शायद यह भूल ही चुके थे कि उनकी पत्नी समय से पहले ही बूढ़ी हो रही है। कभी कभी अपनों की लापरवाही हमें समय से पहले ही थका देती है। कभी कभी मुझे अपनी मामी पर बहुत तरस आता था, जो इस घर की चार दीवारी में ही कैद होकर रह गई थी। मेरे मामा मामी से शादी करके उन्हें इतनी दूर लेकर आ गए थे कि उनका उनसे रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी ना हो पाता था। यही वजह थी कि मेरे आने से मेरी मामी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे मामा के घर के बराबर में ही एक औरत रहती थी, जो लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने का काम करती थी। मैंने मामी से कहकर उस औरत के यहाँ सिलाई कढ़ाई सीखने जाना शुरू कर दिया, मगर मुझे सिलाई सीखने के दौरान भी हर वक्त मामी का ख्याल रहता कि मेरी गैर मौजूदगी में मामी घर में अकेली और तन्हा होगी। मेरी दोस्त वहाँ पर सिलाई सीखने वाली है, एक लड़की से हो गई जिसका नाम सोफिया था। सोफिया और मैं कुछ ही समय में बहुत अच्छे दोस्त बन गई। सोफिया बहुत ही चुलबुली और जिंदा दिल लड़की थी। उसे ऐसा देखकर नहीं लगता था कि कभी कोई दुख भी उसके पास से होकर गुजरा हो। वह हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की थी। वहाँ पर मेरा समय बहुत सुकून से गुजरता था। मामा सुबह के गए शाम को वापस लौट कर आया करते। इसी बीच मेरी मामी से बहुत सारी बातें होती थी। दिन तो बिल्कुल ठीक ही गुजरता था, लेकिन जैसे ही शाम का समय होने लगता तो एक बहुत ही अजीब बात होती थी। वह बात यह थी कि मामी मुझे जल्दी खाना खिलाकर मामा के आने से पहले ऊपर बने एक रूम में छिपा कर देती। यह जो रवैया मामी मेरे साथ रोज करती थी, इसकी मुझे कोई वजह समझ में नहीं आ रही थी, और चीज़ आहट की वजह से मैं मामी से कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। एक बार रात के समय में मैं मजबूर होकर ऊपर वाले रूम से निकलकर नीचे किचन की तरफ जा रही थी, तो मुझे किसी के सिसकियों की आवाज़ आई। मैंने अंदाज़ा लगाना चाहा कि यह आवाज़ किधर से आ रही है। तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि यह आवाज़ तो मामी के कमरे से आ रही है। मैं जैसे ही मामी के कमरे के पास गई तो दरवाज़ा थोड़ा सा साइड से खुला हुआ था। मैंने हैरत और परेशानी से मामी के कमरे के अंदर का जो नज़ारा देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामी की ज़िंदगी इतनी तकलीफ़ में है। मेरी मामी की समाज के उन 70% औरतों में से थी जो अपने पति से मार खाकर अपने आंसू छुपाकर लोगों के डर से शांत रहती है। मैंने थोड़ा सा और अंदर खिसक कर देखा तो अब अंदर का नज़ारा साफ दिख रहा था। मामी बेचारी ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी और मामा बेदर्दी से मामी को पीट रहे थे। अंदर का यह मंजर देखकर मेरे मुँह से चीख निकलने वाली ही थी कि मैंने अपना हाथ अपने मुँह पर रख लिया और बैठ गई। मेरी सांसें अभी भी बहुत तेज चल रही थी। मेरा दिमाग अभी कुछ देर पहले हुए वाक़या को कबूल नहीं कर पा रहा था। मैं बिल्कुल ही बदहवास हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मामा का यह रूप मेरे लिए बहुत तकलीफ देह था। बाहर से बहुत ही आराम दिल वाले दिखने वाले मामा का असल रूप यह होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं पूरी रात वहीं ज़मीन से लगे आंसू बहाती रही। मामा मामी की शादी को 12 साल का समय गुजर चुका था। न जाने मामी कब से मामा की यह मारपीट बर्दाश्त कर रही थी। इन सब के बावजूद मैंने आज तक किसी से कोई गिला शिकवा नहीं किया। वह बहुत सब्र और शक्र करने वाली औरत थी, मगर अब बात हद से ज़्यादा बढ़ गई। अब तो मामी की ज़माने का सूरज भी ढल चुका था। मामा को अब तो मामी की बढ़ती उम्र का ख्याल रखना चाहिए था। मामा शायद उन मर्दों में से थे जो औरत को अपने पाँव की जूती समझते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी मर्द का ऐसा रूप देखा। वैसे इस तरह के कई किस्से तो सुन रखे थे, मगर हकीकत में ऐसे होते हुए मैंने पहली बार देखा। मेरे ताया और मेरे पापा मेरी माँ और ताई पर बेशक बहुत रौब और दबदबा रखते थे, मगर कभी अपनी औरत को बेइज्जत नहीं किया, ना कभी उन पर हाथ उठाया। मगर उस रात को इस दीवार से लगे ही मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया। मगर इस फैसले को करने के लिए मुझे अपने दिल में मौजूद सभी जज्बातों को कुचलना पड़ा। उस रात मैं भी वहीं बैठे बैठे मेरा दिल शादी से बिल्कुल उठ गया। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगी। मेरे दिलो दिमाग पर शादी का सिर्फ एक रुख, एक नक्श ही छप रह कर गया। मैंने रात तो जैसे तैसे रो रो कर गुजार ली थी, मगर सुबह होते ही सबसे पहले मामी की तलाश में किचन में गई। मैंने जाकर देखा तो मामी नाश्ता बना रही थी। मामी सबसे पहले मामा के लिए नाश्ता बनाती थी। ऑफिस जाने के बाद मामी घर की साफ सफाई में लगी रहती।
कामों में व्यस्त होकर अपनी ज़िंदगी की तकलीफ़ों को भुलाने की पूरी कोशिश करती थी। मैंने मामी के चेहरे पर देखा तो मुझे उनका दुख उनके चेहरे पर साफ दिखाई दिया। उन्होंने नाश्ता बनाकर मुझे दिया। मैं मामा के कमरे में देकर आई और फिर मेरे लिए भी नाश्ता बनाने लगी। मैंने नाश्ते की ट्रे उठाई और मामा के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं दरवाजे के सामने जाकर एकदम रुक गई। मेरी आंखों के सामने रात का मंजर आ गया। मेरे कदम मन ही मन भारी हो गए। मुझे लग रहा था जैसे मैं सदियों से यहीं खड़ी हूँ। मैंने एक लंबा सांस लेकर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। अंदर जाकर मैंने मामा के सामने वाले टेबल पर नाश्ता रख दिया। मैंने मामा के हाथ में अखबार लिए हेडलाइन पढ़ रहे थे। मेरे आने पर आंख उठाकर एक पल के लिए मुझे देखा और फिर दोबारा अखबार पढ़ने लग गई। मैंने नज़र उठाकर मामा को देखा तो उनके सीधे सीधे चेहरे के पीछे छुपे उनके खतरनाक चेहरे को देखकर मेरे पूरे जिस्म में चोरी तारी हो गई। मैंने सोचा जाने अब और क्या क्या देखना बाकी था। वह पूरा दिन मैंने मामी की जांच पड़ताल करने में निकाला। मैं उनसे कुछ पूछना के विचार में गुमसुम रही। इसी तरह रात हो गई और मामी के कहने से पहले मैंने रात का खाना खाया और ऊपर वाले कमरे में जाकर लेट गई। मैंने कुछ देर वही सोच विचार में गुजार दी और फिर मोबाइल उठाकर सारिका को कॉल लगाई। उससे कुछ देर बात करने से मेरा दिल बहल गया था। वह मुझे माँ और ताई के बीच हुए ताज़ा ताज़ा झगड़े के बारे में बता रही थी। हम दोनों की माँ और ताई के बीच होने वाली लड़ाई को ज़्यादा दिलचस्पी से नहीं लेते थे, पर आज मैं उसकी इन बातचीत पर दिल से मुस्कुरा भी नहीं रही थी। तभी वह मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम ठीक तो हो ना, मगर मेरे पास उसे झूठी तसल्ली देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जब आधी रात का समय गुजरा, मैं हल्के हल्के कदमों से बाहर आई। आज फिर वही नज़ारा था। मामी के कमरे के बाहर से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मैंने चुपके से अंदर कमरे में झांक कर देखा तो कल की तरह ही नज़ारा था। मैं तेज़ कदमों से भागकर अपने कमरे में वापस आ गई। मैंने सोने से पहले अपने आप से यह पक्का वादा ले लिया था कि चाहे कल जो कुछ भी हो जाए, मैं मामी से इस मुद्दे पर बातचीत करके ही रहूँगी। अगली सुबह जैसे ही मामा ऑफिस जाने के लिए निकले तो मैंने मामी से कहा, सब काम छोड़कर मेरे पास आकर बैठ जाएं, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मामी मेरी बात सुनकर मेरे साथ आंगन में आकर बैठ गई। मामी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, जी मामी, घर पर सब ठीक है। मैंने मामी से कहा, मुझे आपके बारे में आपसे कोई बात करनी है। मामी हैरत में आ गई और बोली, मेरे बारे में? मामी ने हैरत भरी नज़रों से देखा। मैंने मामी से पूछा कि मामी, अब आप मुझे बताएं कि मामा के इस चलो की असल वजह क्या है और वह कब से आपको इस तरह मारते आ रहे हैं। मेरे मुँह से यह बात सुनकर मामी का रंग फीका पड़ गया। मामी ने पूछा, बेटा तुम्हें इस सब के बारे में कैसा पता चला? तो मामी को मैंने उस रात के बारे में बताया और कहा कि मैंने मामा को आपको मारते हुए देख लिया था। मामा आपको किस तरह बेदर्दी से पीट रहे थे। अब मुझे समझ आया कि आप रात को क्यों मामा के आने से पहले मुझे ऊपर वाले कमरे में भेज दिया करती। अब आप मुझे सब सच बताइए कि मामा के इस रवैये के पीछे की असल वजह क्या है। आखिर क्यों मारते हैं मामा आपको? मेरे ज़्यादा जोर देने पर मामी ने एक गहरी सांस ली और फिर मुझे बताया कि बेटा यह आज की कहानी नहीं है, अब आगे की कहानी हम मामी से ही सुनते हैं। मामी ने मुझे बताया कि बेटा यह किस्सा आज का नहीं है, यह किस्सा तो बहुत पुराना है। यह बात मेरी शादी के 5 महीने बाद की है, जब एक दिन मामी बताती और मैं हैरत के समंदर में डूबकर मामी की दर्द भरी कहानी सुनती गई। वह दिन हकीकत के बयां होने का दिन था। उस दिन मुझे बहुत कुछ पता चला जिसके बारे में परिवार में कोई भी नहीं जानता था। मामी सब कुछ बताने के बाद मुझसे बोली कि बेटा मैंने 12 सालों में आज पहली बार किसी इंसान के सामने अपना दिल खोल कर रखा है। बेटा तुम्हारा बहुत एहसान होगा। यह जो बातें मैंने तुम्हें बताई है तुम यह किसी को ना बताना, खास तौर पर अपनी माँ को बिल्कुल भी बताना नहीं। मैं चाहती हूँ कि सालों से बचाए हुए मेरे इस रिश्ते को अब जाकर ठेस ना पहुँचे। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जो मेरे साथ खड़ा हो सके। मैंने बेबसी से मामी की तरफ देखा और मामी से पूछा कि मामी इतने सालों चुपचाप यह सब सह कर आपको आखिर क्या मिला? उल्टा अपने ऊपर जुल्म करवाया। बस बस अब बहुत हुआ। क्या अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार दोगी? मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी।
मेरी बात सुनकर मामी ने कहा कि तुम अभी बच्ची हो, इन सब बातों को नहीं समझती हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रही हो। हमारे समाज में तलाकशुदा औरतों की जगह बहुत मुश्किल से बनती है। मैंने कहा यह सब उसूल बनाने वाले भी तो हम ही हैं ना। अगर हम सब मजबूरियों को वजह बना बनाकर इन सब को ऐसे ही चलते रहने देंगे तो यह सब कभी खत्म नहीं होगा। किसी ना किसी को तो इसे रोकना ही होगा। अगर आज हम अपनी तरफ उठने वाले एक उंगली को नहीं रोक सकते तो कल को पूरा हाथ हमारी तरफ ही उठेगा। हम लोगों को होश तब आता है जब पानी सिर से ऊपर गुजर जाता है। यह सब्र और बहादुरी की बात नहीं है। इस तरह का सलूक बिना किसी वजह से बर्दाश्त किया जाए, मेरी नज़र में तो यह एक बुज़दिल की पहचान है। आपकी तो कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है और आप सिर्फ यही सोच रही हैं कि समाज क्या कहेगा और रोक पाल कर बैठ गई हैं। काश हम यह सोचने की वजह यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे, इसकी जगह यह सोचे कि भगवान क्या कहेगा, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। मेरा इतने समझाने पर थोड़ा बहुत असर तो मामी पर भी हुआ। तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें जो ठीक लगे वह करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम समाज के बनाए हुए उसूलों से टकराते हैं तो समाज हमें पास पास कर गिरा देता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समाज से टक्कर लेकर जीत हासिल करते हैं। मैंने मामी की बात सुनकर मामी से कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, आप बस दुआ करें। मेरी बात सुनकर मामी मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। अगले दिन मैंने सोचने और मंसूबे बनाने में गुजार दिया। इस मंसूबे को पूरा करने के लिए मुझे सारिका की मदद की ज़रूरत थी। इसके बारे में मैंने उसे कॉल करके सब कुछ तफसील से समझा दिया और अच्छे से सब कुछ समझा दिया। मेरा अगला कदम बिना किसी मसले के मामी को यहाँ से लेकर जाना था। इसका मंसूबा भी मैंने बना लिया था। अगली सुबह मैंने मामा के ऑफिस जाने से पहले उनको मामी को अपने साथ गांव लेकर जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो मामा ने साफ मना कर दिया, मगर थोड़ा जोर देने पर उन्होंने मेरी बात मान ली। मेरे लिए यही काफ़ी था। मैंने भागकर जल्दी से मामी को यह बात बताई तो मामी बहुत खुश हुई। अगले दिन हम दोनों अपने गांव के लिए निकल गए। मैं पूरे रास्ते सारिका से बात करती रही। मैंने उसे कह दिया था कि दादी और बुआ को इस सब के बारे में तफसील से बता दे। जब हम गांव पहुंचे तो दोपहर हो चुकी थी। हमें स्टेशन के लिए राहुल आया था। घर आकर मैंने महसूस किया कि मैंने इस माहौल को कितना मिस किया है। खाने से फारिग होकर मैं और शारिका दादी और बुआ के साथ तफसील से बात करने लगे। मैंने सारी बातें दादी को बताई तो दादी ने मुझसे कहा कि अब तुम फिक्र मत करो, मैं मौका देखकर तुम्हारी माँ से खुद बात करूंगी। दादी की बात सुनकर मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। 2 दिन बाद दादी ने माँ और मामी को अपने कमरे में बुलाया और हर बात शुरू से माँ को बताई। जब यह बात माँ ने सुनी तो हक्का बक्का रह गई। माँ तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनका छोटा इकलौता भाई इस तरह की हरकत भी कर सकता है। मेरी माँ को तो शुरू से ही हक में बात करने का शौक था और अपने इसी शौक के कारण उन्होंने आज भी मौका मिल गया था। सब जानते थे कि सिर्फ माँ और ताई ऐसी थी जो मामा के इस बारे में बात करके मामी की मदद कर सकती थी। दादी और मामी की बात सुनकर माँ ने एक पल जाया किए बिना फ़ोन पे मामा को कॉल की और फ़ौरन गांव पहुंचने का हुक्म दिया। मामा चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन माँ के सामने मामा की एक ना चलती थी। माँ का हुक्म मिलते ही मामा तुरंत टिकट कटवा कर हमारे गांव पहुँचे। जैसे ही मामा गांव पहुँचे तो माँ ने उन्हें सांस लेने का मौका तक न दिया और उनकी क्लास लेनी शुरू कर दी। माँ ने तुम्हारी माँ और मामा ही मौजूद थे। सब अपने कमरे में दुबके हुए थे। दादी के बगीचे में बैठे कच्चे आम खाती हुई मारनों की बातों को याद कर रही थी। मामी ने उस दिन मेरे जोर देने पर अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई से पर्दा हटाया और मुझे बताया था कि मेरी शादी के शुरू के कुछ दिन ही खुश अखार गुजरे थे, जैसे नई शादी हुए लोगों के गुजरते हैं। मगर जब कुछ महीने गुजर जाने के बाद मैं पेट से ना हुई तो तुम्हारे मामा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर के टेस्ट करने से पता चला कि मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं ठीक हूँ। तब डॉक्टर ने तुम्हारे मामा से कहा कि वह टेस्ट करवाएं। पहले तो वह नहीं माने, पर जोर देने के बाद वे मान गए और जब रिपोर्ट आई तो वह हमारे सोचने के बिल्कुल उल्टा थी। तुम्हारे मामा कभी बाप नहीं बन सकते थे और यह सब बात उनकी मर्दानगी पर तंजिया करने लगी। मैंने तो इन सब को भगवान की मर्जी मान कर कबूल कर लिया था, पर वह सब को कभी कबूल नहीं कर सके। मैं हमेशा उन्हें समझाने की कोशिश करती, मगर वह समझते कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ।
और इसी गलतफहमी ने उनके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा कर दिया था। वह अपनी इस कमी का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे और इसलिए उन्होंने मुझे रोज़ मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं अपना मुँह बंद रखने पर मजबूर थी। मैं अलग शहर में चुप रहने के लिए मजबूर थी। उनका जो मन चाहता वह करते थे। मामे की ज़िंदगी बहुत तकलीफ देह थी और इसलिए मैंने यह कदम उठाया कि मामे की ज़िंदगी में थोड़ी खुशियाँ आ सकें, शायद उनकी ज़िंदगी का रुख पलट जाए। हाल मामा और मामे की मिली जुली आवाज़ आ रही थी। मैं उठकर सारिका के पास जाकर बैठ गई। मामा और माँ की तड़प का नतीजा ये निकला कि गुस्से में मामा मामे को तलाक देकर पास टेबल पर ठोकर मार कर वहाँ से चले गए। इस बात को कुछ दिन गुजर गए थे। मामी पड़ोस में ही किराए का घर लेकर उसमें रह रही थी। मुझे भी साथ में ही रख लिया। उन्हें दिनों राहुल ने घर के ऊपर एक और पोर्शन बनाने का सोचा, क्योंकि घर छोटा पड़ रहा था। मेरा कमरा तो पहले ही चाचा और चाची इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए राहुल ने ऊपर अलग पोर्शन बनाने का इरादा किया और इस काम के लिए राहुल ने दादी को मना लिया। दादी भी इस घर में कोई बदलाव नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें यह घर बहुत प्यारा था। कुछ समय बाद मैं और सारिका कॉलेज पास कर चुके थे, तो ऊपर वाले पोर्शन भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका था। उन्हीं दिनों में ताई की कड़ी कोशिशों के बाद एक उम्र में बड़े आदमी से मामा की शादी करवा दी गई। अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। उन्हें दिनों राहुल भी नौकरी करने लग गया और तभी ताई राहुल की शादी के लिए अच्छी लड़की की तलाश करने लग गई। मेरा तो शादी से भरोसा ही उठ गया था। सारिका ने मुझे बताया कि राहुल के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली और अब राहुल भैया की शादी उस लड़की से करवाने वाली है। राहुल का रिश्ता होने के कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी बहुत धूमधाम से हुई। हम सब ने बहुत ही मज़े किए और धीरे धीरे माँ और ताई के बीच का लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो गया। अब हम सब अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर बहुत खुशी से रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।